हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से पुनः नए टॉपिक में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकियाट्री के एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया। डेलीरियम और डिमेंशिया दो प्रमुख प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स या मेंटल डिसऑर्डर्स है जो कॉमनली बार बार रिपीटेडली आते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है बट इनमें बहुत सारा अंतर है। तो आज हम जानेंगे कि इनमें बहुत सारे अंतर क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डेलीरियम और डिमेंशिया में जो बेसिक अंतर है उसमें सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो नंबर 1, डेलीरियम इज एन एब्रप्ट चेंज इन ब्रेन दैट कॉजेज मेंटल कंफ्यूजन एंड इमोशनल डिस्टर्बन दैट इज डिफिकल्टी टू थिंक, रिमेंबर, स्लीप एंड पे अटेंशन। डेलीरियम एक अचानक से होने वाला ब्रेन में होने वाला चेंजेस बदलाव है जिसके कारण से पेशेंट में मेंटली कंफ्यूजन आने लगती है, इमोशनली वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ पेशेंट थिंकिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, चीज़ों को याद नहीं कर पाता, नींद उससे प्रॉपरली नहीं आती है और उसकी जो अटेंशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार डिमेंशिया और डेलीरियम की तुलना में जो पहला जो अपन चीज़ देखते हैं डेलीरियम, तो डेलीरियम अचानक से होने वाली मेंटल डिस्टर्बन है जिसके अंदर थिंकिंग, रिमेंबरिंग, स्लीपिंग, अटेंशन, ये सब सारी जो मेंटल फंक्शन के जाते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिमेंशिया, तो डेलीरियम के बाद डिमेंशिया की डेफिनेशन क्या कहती है? डिमेंशिया इज द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग, और डिमेंशिया इज ए सिंड्रोम in which deterioration in cognitive function beyond expected consequences of biological aging। तो डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया एक प्रकार का मेंटल लॉस है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमारी थिंकिंग है, रीजनिंग है, रिमेंबरिंग, ये सब कॉग्निटिव फंक्शन में आती है। ये डिमेंशिया में लॉस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ तो कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है? थिंकिंग हो गई, रिमेंबरिंग हो गई, रीजनिंग, ये सब जो डिस्टर्ब हो रही है। ये हम कह सकते हैं कि डिमेंशिया एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन पहले से ही, हमारी जो बायोलॉजी जनरली क्या होता है डिमेंशिया एज के कारण होता है। जब 80-90 ईयर्स ओल्ड हो जाता है व्यक्ति तो ब्रेन सेल में डीजेनरेशन आने लगता है जिसके कारण से हमारी जो याद करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। बट हमारे उस एज से पहले ही कुछ कारणों से हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो पुअर हो जाती है जिसके कारण से हम चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, या हम रीजनिंग की कैपेसिटी, तर्क वितर्क जो क्षमता होती है उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का लॉस रहना डिमेंशिया कहलाता है। डेलीरियम और डिमेंशिया में अब बात करते हैं दूसरे अंतर की, वह है ऑनसेट। जो बीमारी है उसका ऑनसेट किस प्रकार होता है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसके आधार पर हम बात करें तो डेलीरियम का जो ऑनसेट होता है वो अक्यूट होता है, सडनली अचानक से ये बीमारी उत्पन्न होती है, जबकि जो डिमेंशिया है वो क्रोनिक होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है जो धीरे धीरे उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आप देखते हैं जो तीसरा डिफरेंस वह है कोज या कारण के आधार पे। तो तीसरा डिफरेंस क्या है? डेलीरियम में ड्यू टू अक्यूट इलनेस, कई प्रकार की जो अक्यूट इलनेस होती है उसके कारण से डेलीरियम होता है, जैसे कि नंबर 1 इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, विड्रॉल यूज ऑफ ड्रग्स। ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया या सीवियरली डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने लग जाते हैं, या कोई व्यक्ति लंबे समय से ड्रग्स का यूज़ कर रहा है और अचानक से उसको छोड़ देता है तो विड्रॉल सिम्टम के कारण से भी डेलीरियम के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कारण में ये चीज़ें प्रमुख होती है। अब इधर आ जाते हैं अपन डिमेंशिया में। तो डिमेंशिया के कॉजेज में अपन देखते हैं ड्यू टू ब्रेन डिसऑर्डर्स, मेनली डिमेंशिया ब्रेन में होने वाले डिसऑर्डर्स के कारण से होता है। अब एक एक करके देखते हैं वो डिसऑर्डर कौन कौन से। नंबर 1 अल्जाइमर डिजीज, बढ़ती आयु के साथ साथ जो अल्जाइमर डिजीज होती है ब्रेन के डीजनरेशन के कारण से, उससे डिमेंशिया होता है। दूसरा कारण है लेवी बॉडी या लेवी बॉडी डिमेंशिया। एक प्रोटीन होता है अबनॉर्मल डिपॉजिट ऑफ प्रोटीन एल्फा साइन्यूक्लिन इन दी ब्रेन। एल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन के ब्रेन में डिपोजिशन के कारण से लेवी बॉडी डिमेंशिया या एलवीडी डिमेंशिया होता है। तो प्रोटीन का नाम है साइन्यूक्लिन, एल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन। तीसरा डिमेंशिया का कारण बनता है वास्कुलर डिमेंशिया। जब हमारा जो ब्रेन होता है उसकी ब्लड सप्लाई में कोई बाधा जाती है, वेसल्स ब्लॉक हो जाती है या वेसल्स नैरो हो जाती है जिसके कारण से ब्लड सेल्स को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, उसके कारण से सेल में डीजनरेशन होने लगता है और उससे होने वाला डिमेंशिया वास्कुलर डिमेंशिया कहलाता है। तो अब देखते हैं नंबर 4 डिफरेंस, दैट इज कोर्स का।
डेलीरियम का जो कोर्स है वो कैसा रहेगा, रिवर्सिबल इफ नॉट ड्यू टू ब्रेन डिसऑर्डर एंड ट्रीट अर्ली। यदि डेलीरियम ब्रेन के डिसऑर्डर के कारण से नहीं है, उसका ट्रीटमेंट अर्ली कर दिया जाता है, तो जो डेलीरियम की जो अवस्था है वो रिवर्सिबल है, मीन्स वापस से पेशेंट नॉर्मल अवस्था में जा सकता है। जबकि डिमेंशिया के केस में क्या होता है, डिमेंशिया एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिजीज मीन्स जिसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन डे बाय डे खराब होती जाती है, मीन्स पेशेंट का डिमेंशिया का जो स्तर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है, कंडीशन बिगड़ती जाती है। इसका नो क्योर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है डिमेंशिया का परमानेंट, बट ड्रग्स कैन स्लो प्रोग्रेशन। लेकिन जो प्रोग्रेशन है, जो अवधि, जो डिमेंशिया का जो लेवल है, जो सीवियरिटी जो बढ़ती है, उस सीवियरिटी को ड्रग्स कुछ हद तक कम कर सकती है। नंबर नेक्स्ट अंतर है ड्यूरेशन या अवधि। तो डेलीरियम वीक्स टू मंथ, कई सप्ताह से लेकर कई महीनों तक डेलीरियम रह सकता है, जबकि डिमेंशिया टर्मिनल डिजीज मीन्स एंड स्टेज डिजीज, परमानेंट लास्ट अवस्था की कंडीशन जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इस प्रकार डेलीरियम कई महीनों तक से रह सकता है अवधि में, तो डिमेंशिया परमानेंट होती है, इसका कोई क्योर नहीं होता है। डेलीरियम और डिमेंशिया का नेक्स्ट अंतर है नंबर 6, अटेंशन के बेसिस पे। तो अटेंशन डेलीरियम में क्या होता है, अटेंशन में ग्रेटली इम्पेयर्ड ड्यूरिंग डेलीरियस एपिसोड अदरवाइज इंटेक्ट। जब पेशेंट सेंसलेस हो जाता है डेलीरियम के दौरान या अनकॉन्शियस जाता है, तो उस अवधि के दौरान ही पेशेंट की अटेंशन डिस्टर्ब होती है, अदरवाइज उसकी अटेंशन नॉर्मल रहती है। जबकि डिमेंशिया के केस में अटेंशन में क्या होता है, डिक्लाइंस एज दी डिमेंशिया प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे डिमेंशिया की अवधि बढ़ती जाती है, जैसे जैसे डिमेंशिया प्रोग्रेस करता है, पेशेंट की अटेंशन उसी प्रकार धीरे धीरे कम होने लगती है। नंबर 7 डिफरेंस है स्लीप वेकअप। पेशेंट का सोना और उठना का जो एक साइकिल होता है, जनरली हम सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, मीन्स कॉन्स्टेंटली हम सोते हैं, एक लंबी अवधि तक अपन नींद आराम से रह सकते हैं। बट मेंटल इलनेस में कभी कभी क्या होता है कि स्लीप वेकअप जो साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट थोड़ी देर सोता है फिर वापस से नींद खुल जाती है, थोड़ी देर सोता है फिर खुल जाती है, इस प्रकार कॉन्स्टेंटली वो सो नहीं पाता। तो डेलीरियम में क्या होता है इस साइकिल में, यूजुअली वर्स एट नाइट, रात्रिकालीन अवधि के दौरान, नाइट के दौरान ये स्लीप वेकअप चलता रहता है, वर्स रहता है, मीन्स पेशेंट लगातार लंबे समय तक सो नहीं पाता है। कारण क्या है कि मेंटल एक्साइटमेंट के कारण, डेलीरियम के कारण से जो इमोशनली वो डिस्टर्ब है, उसके कारण से स्लीप वेकअप यूजुअली डिस्टर्ब रहता है। जबकि डिमेंशिया में क्या होता है, कैन बी वर्स एट नाइट बट नॉट यूजुअली। डिमेंशिया के पेशेंट में स्लीप वेकअप हो सकता है, कभी कभी नाइट के समय में उठना जगना डिस्टर्ब हो सकता है, बट यूजुअली लगातार या स्थायी रूप से ये नहीं रहता। जबकि डेलीरियम के केस में स्लीप वेकअप की जो प्रॉब्लम होती है, पेशेंट का सोना उठना बार बार, ये यूजुअली चलता रहता है। डेलीरियम और डिमेंशिया के में डिफरेंस का नेक्स्ट बेसिस है नंबर 8, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो डेलीरियम का जो मैटर होता है, डेलीरियम के जो केस होते हैं, उसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड ड्यूरिंग ए डेलीरियस एपिसोड। डेलीरियम का जो डेलीरियस एपिसोड होता है, मीन्स जब पेशेंट सेंसलेस हो जाता है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, उस अवधि के दौरान ही सिर्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, इम्पेयर्ड होती है। अदरवाइज डेलीरियम के केस में कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं होती है। अब देखते हैं डिमेंशिया के मैटर में कॉन्शियसनेस क्या होती है। तो डिमेंशिया में यूजुअली अनइम्पेयर्ड अंटिल द लेट स्टेजेज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया की जो अर्ली स्टेज होती है उसमें कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं होती है, बट जैसे जैसे पेशेंट में सीवियरिटी बढ़ती है, लंबे समय तक डिजीज प्रोग्रेस होती है, तो लेट अवस्था में जब डिमेंशिया आ जाता है तब उसमें कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होने लगती है। तो डिमेंशिया की लेट स्टेज में ही कॉन्शियस डिस्टर्बेंस होती है, अर्ली स्टेज में इम्पेयर्ड नहीं होती है। नंबर 9 डिफरेंस इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का टाइम के प्रति, प्लेस के प्रति और पर्सन के प्रति अवेयर होना ओरिएंटेशन कहलाता है। जैसे कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो पर्सन कौन हम पहचान रहे, मीन्स हम ओरिएंटेड है, हम किस जगह पे, हम अजमेर में हैं, हम जयपुर में, जोधपुर में या किसी भी लोकेशन जियोग्राफिकल एरिया में हैं, हम पता है, मीन्स हम प्लेस के प्रति ओरिएंटेड है। टाइम, अभी समय क्या हो रहा है, दिन हो रही है, रात हो रही है, लगभग घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, उसको हम समझ पा रहे हैं, मीन्स हम इसके टाइम के प्रति भी ओरिएंटेड। तो टाइम, प्लेस और पर्सन, 3 चीज़ें ओरिएंटेशन में अपन देखते हैं। तो जो डेलीरियम का जो केस होता है उसमें ओरिएंटेशन क्या होता है, इम्पेयर्ड ड्यूरिंग ए डेलीरियस एपिसोड।
जब डेलीरियम का जो एपिसोड आता है, जब पेशेंट सेंसलेस हो जाता है या अनकॉन्शियस होता है, उसमें पेशेंट को ओरिएंटेशन नहीं रहता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, समय क्या है, वो किस जगह पे अभी वो प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं डिमेंशिया की। तो डिमेंशिया में ओरिएंटेशन में क्या होगा, यूजुअली अनइम्पेयर्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेज ऑफ डिमेंशिया बट इम्पेयर्ड एज डिमेंशिया प्रोग्रेसेस। तो कॉन्शियसनेस की बाती ही ओरिएंटेशन भी अर्ली अवस्था में पेशेंट का डिसओरिएंटेड नहीं होता है। प्लेस, पर्सन और टाइम के प्रति पेशेंट अर्ली अवस्था में तो ओरिएंटेड रहता है, बट जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है, एंड स्टेज में आती है, तब तो डिमेंशिया के पेशेंट में जैसे जैसे डिजीज बढ़ती है, एंड स्टेज में आ जाती है, लास्ट अवस्था में, तब जाके ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होता है। अर्ली स्टेज में ओरिएंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं कि बिहेवियर के आधार पर डेलीरियम और डिमेंशिया में क्या डिफरेंस होता है। तो बिहेवियर में क्या होगा, डेलीरियम के केस में दो प्रकार से बिहेवियर में प्रॉब्लम आता है। एक होता है हाइपर एक्टिव डेलीरियम, एक होता है हाइपो एक्टिव डेलीरियम। यदि पेशेंट हाइपर एक्टिव डेलीरियम की अवस्था में है तो क्या होगा, पेशेंट बिकम एजिटेटेड एंड रेस्टलेस। तो हाइपर एक्टिव डेलीरियम की कंडीशन में पेशेंट एजिटेट हो जाता है, उग्र हो जाता है, और उसमें रेस्टलेसनेस या बेचैनी का भाव आने लगता है। जबकि हाइपो एक्टिव डेलीरियम में पेशेंट ड्राउजी और विड्रोन हो जाता है। ड्राउजी मीन्स पेशेंट को नींद आने जैसा फील करने लगता है, विड्रोन अपने आप में वो खोया रहने लगता है। इस प्रकार हाइपर एक्टिव में पेशेंट एजिटेटेड होगा, रेस्टलेसनेस होगा, जबकि पेशेंट जब हाइपो एक्टिव अवस्था में होगा डेलीरियम की, उस अवधि के दौरान पेशेंट ड्राउजीनेस फील करेगा, उसको नींद आने जैसा वो उससे ऊँगता रहेगा, और पेशेंट विड्रोन करने लगता है, अपने आप में पेशेंट खोया रहना लगता है। ये हो गया डेलीरियम। नेक्स्ट, डिमेंशिया बिहेवियर में क्या होगा, डिमेंशिया की अर्ली स्टेज में बिहेवियर अनइम्पेयर्ड होता है। तो जब डिमेंशिया अर्ली स्टेज में होता है तब बिहेवियर में किसी प्रकार का डिटीरियोरेशन या प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती है। जबकि जब पेशेंट डिमेंशिया की लास्ट स्टेज में जाने लगता है तो क्या होने लगता है, तो डिमेंशिया की लेटर स्टेज में पेशेंट का जो बिहेवियर होता है वो इम्पेयर्ड होने लगता है। जैसे जैसे डेलीरियम के बाद जब डिमेंशिया की बात करें हम, तो डिमेंशिया में जैसे जैसे डिमेंशिया की स्टेज आगे बढ़ेगी, पेशेंट का बिहेवियर इम्पेयर्ड होने लगता है, डिटेरियोरेशन आने लगता है, उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। डेलीरियम और डिमेंशिया का लास्ट और इम्पोर्टेंट अंतर है स्पीच या बोलचाल के आधार पर। तो स्पीच में क्या होता है डेलीरियम में डिस्टर्बेंस, इनकोहेरेंट और नॉट और अनअंडरस्टैंडेबल स्पीच। डेलीरियम की अवस्था में या डेलीरियम का जो पेशेंट जब बोलता है तो स्पीच इनकोहेरेंट होती है। इनकोहेरेंट मीन्स पेशेंट की बोलचाल, स्पीच क्लियर नहीं होती है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। जबकि इसके साथ साथ आइदर स्लो और एक्सीलरेटेड स्पीच। डेलीरियम की अवस्था में पेशेंट की जो स्पीच होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। जब हम वर्ड्स को बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं तो सामने वाला बहुत ज़्यादा गैप होने लगता है शब्दों में, तो उसका अर्थ नहीं निकल पाता। या बहुत रैपिडली बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो भी सामने वाला समझ नहीं पाता। ओवरऑल या तो स्लो बहुत ज़्यादा होगी या बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, जिसके कारण से स्पीच सामने वाला व्यक्ति डेलीरियम में समझ नहीं पाता है। अब देखते हैं डिमेंशिया में स्पीच में क्या होता है। डिमेंशिया में क्या होगा, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज। नंबर 1, डिमेंशिया की अवस्था के दौरान, क्योंकि डिमेंशिया के कारण से ब्रेन में डिजेनरेशन के कारण से जब डिमेंशिया होता है तो डिमेंशिया में मेमोरी लॉस होने लगती है, पेशेंट याद नहीं कर पाता। इसलिए जब वो बोलता है स्पीच के दौरान तो उसको वर्ड ही नहीं मिलते हैं। जनरली अपन देखते हैं कि जो दादा या नाना नानी है जो 90 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड होते हैं, जब हमसे वो बात कर रहे होते हैं तो कई बार बोलते बोले अटक जाते हैं, दिमाग पर जोर लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ें उनको याद ही नहीं आती, वो भूल जाते हैं। वैसे ही जब डिमेंशिया का पेशेंट जब बोलने लगता है या स्पीच के दौरान वह वर्ड्स को ढूंढ नहीं पाता है। हम उससे बात करें, बीच में कोई वर्ड्स उसको याद नहीं आता, वो खूब जोर लगाता है, वो वर्ड फाइंड करता रहता है दिमाग पे, ऐसे करके आंख बंद करके सोचता रहता है कि मुझे क्या बोलना या वो चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार वर्ड्स को वो फाइंड करता रहता है। इसके साथ साथ प्रोग्रेसेस एज डिमेंशिया प्रोग्रेसेस, और जैसे जैसे डिमेंशिया बढ़ता जाता है पेशेंट की जो स्पीच की प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी मेमोरी पूर होने लगती है, उसको वर्ड्स याद नहीं रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो डिमेंशिया और डेलीरियम में जो अंतर है वो अलग अलग लेवल पर किस प्रकार हो सकता है, किन किन कारणों के आधार पर, ऑनसेट के आधार पर, साइन सिम्टम्स के आधार पर, या स्पीच के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर, पर्सनालिटी के आधार पर, अलग अलग प्रकार के जो मेंटल कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन
और हमने आज सीखा। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक साइकियाट्री का जो आपके लिए डिफिकल्ट आपको फील हो रहा है या आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। आज की वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि नॉलेजफुल लगा तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए, और यदि आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या जानकारी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।